कोई सताए हमें बताए चैनल 1 का एक खास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुख्तलिफ जगहों से लोग हमें कॉल करते हैं, हमें बताते हैं अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर इनकी जो दिक्कतें होती है, कभी ये पुलिस की शिकायत करते हैं, कभी बैंक की शिकायत करते हैं, कभी कॉलेज की शिकायत करते हैं, कभी इनको दिक्कतें प्रॉब्लम्स होती हैं हॉस्पिटल से, उनकी शिकायत करते हैं, कभी अथॉरिटी से, कभी गवर्नमेंट में बैठे लोगों से परेशान होते हैं लोग, हमें कॉल करते हैं। मैं खुद इरफान शेख मैं बोल रहा हूँ, टीवी पे बोल रहा हूँ, ऑन एयर बोल रहा हूँ, 400, 500, 800 कॉल्स पर डे रिसीव करता हूँ और मैं दुखी होता हूँ इस बात से कि सारा सिस्टम होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले 15-20 दिन से मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ कि कोई भी हिंदुस्तानी, मुझे फ़ख्र है इस हिंदुस्तान पे, कोई भी हिंदुस्तानी मुझसे ये नहीं कह रहा है कि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो मसला चल रहा है JNU का, ये जो मसला चल रहा है कन्हैया का, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ क्यों नहीं रहे, पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है इस पे, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जो प्रो मोदी हो रहा है, एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जो प्रो राहुल हो रहा है। ये हो क्या रहा है? ये हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इंडिया सब बहुत परेशान है। तो सबने ये कहा और मैंने अपनी टीम से बात की, उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई सताए बताए में सबसे बड़ा जो आज सताए जा रहे जो स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम है, या हमारे जो सेल्फ थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, इसमें बहस और चर्चा इस बात पे होना चाहिए कि देश प्रेम है क्या और देश प्रेम की मोनोपोली क्या किसी एक पार्टी के पास में है। तो इसको लेकर के पहले हम एक पैकेज देखते हैं जिसे खास तौर पे बनाया गया है कोई सताए हमें बताए टीम द्वारा। किसी भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकवादी घटना का, किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन ये आवाज पहुंचेगी और ये आवाज सिर्फ JNU के अंदर ही नहीं, JNU के बाहर भी गूंजेगी। मैं इस देश का एक नौजवान हूँ, मैं JNU में पढ़ता हूँ। JNU विवाद आज देश की सरहदों को पार कर दुनिया के मंच तक पहुंच गई है। देश में राष्ट्रवाद और तथाकथित राष्ट्र विरोधियों के बीच खींची गई लकीर, देश में संसद से लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तक हर ओर तूफान मचा है। देश में अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है। खबरिया चैनल भी दो खेमों में बंट गए हैं। इस आंधी ने लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है और सोशल साइटों में तो ये बहस बवंडर का रूप इख्तियार कर चुकी है। इन पर कुछ कहने से पहले ऐसा लगता है कि आपको एक बार फिर बयान और आरोप प्रत्यारोप सुनाना जरूरी है, ताकि आज आपको जो फैसला करना है उसमें आपके लिए सहूलियत हो। वैसे तो खबरिया चैनलों में हमारी भी गिनती होती है, पर हम आज केवल माध्यम बनेंगे आपकी आवाज का और आपके विचारों को लाखों दर्शकों तक पहुंचाने का। आज के शो में केवल आप बोलेंगे और देश सुनेगा। JNU विवाद ने जो रूप इख्तियार कर लिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताएंगे और आज पूरी दुनिया सुनेगी। इससे पहले आपके ऊपर विचारधाराओं को या तो थोपी जाती रही है या फिर आपकी आवाज और विचारों को दुनिया के सामने पहुंचाने का सही माध्यम नहीं मिलता रहा होगा। लेकिन आज केवल आप बोलेंगे, दुनिया सुनेगी। तो चलिए इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लोगों ने क्या क्या कहा है पहले वो जान लेते हैं। पत्रकारों को जिस प्रकार मारा गया कोर्ट में, वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है और हम इसको कंडेम करते हैं। हर कॉलेज में RSS का वाइस चांसलर बैठाया जा रहा है और जो स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन है, जो उनके दिल की बात वो बोलना चाहते हैं, उसको दबाया जा रहा है। JNU की जो घटना हुई है उसे लश्कर तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए। जो आदेश देंगे पुलिस को कहेंगे डंडे चलाओ तो पुलिस डंडे चलाएगी, पुलिस को कहेंगे चुप रहो कुछ मत करो तो कुछ नहीं करेगी, पुलिस को कहेगी गोली चलाओ तो गोली चला, पुलिस तो वही करेगी जो उनको कहा जाएगा। तो इसका मतलब पुलिस को उनके आकाओं ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था चुप रहो कुछ मत करो,
Slogans are objectionable, but उनकी मां कह रही है, सब लोगों का बयान आ रहा है। उसके बाद हम भी मांग करते हैं कि आपके पास प्रमाण है उनके एंटी नेशनल होने का, तो प्रमाण प्रस्तुत करिए। वहाँ तो सारे गतिविधियाँ, सब देशद्रोही गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग्स भी बहुत वहाँ हैं, जिहादी लोग हैं, नक्सलाइट तो वैसे भी करते हैं, एलटीटी वाले भी हैं। साहब सर, आप स्टूडेंट्स को नक्सली बोल रहे हैं? और क्या, मैं तो प्रोफेसर को भी नक्सली बोलता हूँ। देशद्रोह करना और देशद्रोह का समर्थन करना, इन दोनों को ही कानून की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे अपराध माना गया। इसलिए राजनीतिक दलों के लोगों को भी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके ऐसे मामलों पर कम से कम राष्ट्र की एकता और अखंडता संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने, हर पार्टी और हर नेता जेएनयू मुद्दे को अपने अपने चश्मे से देखकर उसी के हिसाब से बयानबाजी में मसरूफ था। इस दौड़ में अब ये देखते हैं कि तथाकथित चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया की क्या भूमिका रही है, मीडिया ने कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये तो हुई नेताओं की और मीडिया की बात, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी आवाम इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखती है। चलिए, ये काम किसी चैनल ने नहीं किया, पर हम करते हैं। हमारे दर्जनों रिपोर्टर दिल्ली और देश के कई इलाकों में जाकर इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। तो क्या थी उनकी राय, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ यूनियनबाजी से मतलब कि लीडर स्टार्ट होते हैं, क्लासेस में जाना बंद और सिर्फ यूनियनबाजी करते कि हम आगे अब हम कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, बस वहाँ जितना पक्का है, ये पार्टी फिक्स कर ली, वो पार्टी फिक्स कर ली। लगता यही है कि सही एजुकेशन नहीं दी जा रही, एजुकेशन सिस्टम है गलत है। सारा नासमझी का खेल है, समझ ही नहीं रहे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं। पहली बात, अपना देश स्वर्गादपि करिए, उसके खिलाफ कोई बात बोली कैसे जा सकती है? आई थिंक एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कमी हुई है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तो नहीं सिखाया जा रहा है, पैट्रियोटिज्म नहीं सिखाया जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर द डेली रूटीन का जो हम प्रेयर करते हैं, उसके अलावा क्या पैट्रियोटिज्म है, क्या देशभक्ति है, वो सिखाया नहीं जा रहा है। चैनल 1 अपने वादे पर कायम है और हमने आपसे वादा किया है कि आज हम अपनी ओर से कोई बात नहीं रखेंगे। आईने की तरह केवल पूरा मामला आपके सामने खुली किताब की तरह रख देंगे, फिर निर्णय आपको करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जनता। आप अपना फोन उठाइए और हमें कॉल करके अपनी बेबाक राय रख सकते हैं कि आखिर क्या है आपके विचार इस मुद्दे पर। कोई सताए हमें बताए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। कन्हैया एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहा है वो, लेकिन आज उसके पास अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं है कि किसी और से वो बात कर चुके। भागा भागा फिर रहा है, सिक्योरिटी दी गई है उसको। स्टूडेंट था, उसे रिसर्च करना था, पढ़ना था, आगे बढ़ना था, किस तरफ वो जा रहा है। हमारे पैनल में बैठे हैं, राजन साहब आए हुए हैं, कैप्टन खालिद बैठे हैं, अभिषेक जी हैं और हमारा रिपोर्टर मोहित शुक्ला, जो इस रिपोर्टिंग में जेएनयू जा करके काफ़ी सारे लीडर से बात किया और खुद एक यूथ है, एक स्टूडेंट है। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं राजन जी से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, ये कोई पैनिक रिएक्शन था गवर्नमेंट का जिस हिसाब से सारी चीज़ें हुई? राजन जी। देखिए जी, राजनीति तो स्टूडेंट्स हमेशा ही करते आ रहे हैं। हमारे ज़माने में भी राजनीति होती थी, यूनियंस थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में नेशनलिज्म की बात आ गई, पैट्रियोटिज्म की बात आ गई, और ये बिल्कुल क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर प्लेइंग द बैड रोल, और वो स्टूडेंट्स को मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। अब कन्हैया कुमार की बात देख लीजिए, हु इज कन्हैया कुमार? 6 महीने पहले कोई जानता नहीं था इसको, 4 महीने पहले कोई
जानता नहीं था। और आज कन्हैया कुमार बोल रहा है जी ये गरीबी को दूर करो, हमें आजादी चाहिए, हमें वो गरीबी से आजादी चाहिए, अनपढ़ता से आजादी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट और इल्स है, एज इफ ये इल्स अभी रिसेंटली हुए हैं, जैसे पिछले दो साल में हुए हैं। अब ही मस्ट नो, ही इज ए रिसर्च स्टूडेंट, ही मस्ट स्टडी, ही मस्ट गो टू द बैकग्राउंड ऑफ द होल थिंग कि इंडिया में बैकवर्डनेस आज थोड़ी आई है। किसका रूल, कौन सी पार्टी का रूल रहा है यहाँ ज्यादा, और जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं उन्होंने तो 30 साल रूल किया है वेस्ट बंगाल में। व्हेन द स्टेट वाज बीइंग प्लंडर्ड, वेयर वाज ही? कहते हैं जी वो तो स्टूडेंट था। अरे आज रिसर्च स्कॉलर है, आप थोड़ी किताब और पढ़ लीजिए बिफोर कमिंग टू द पब्लिक, बिफोर टॉकिंग टू द पब्लिक, कमिंग ऑन एयर, और आप एक खुले में बात कर रहे हैं तो यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट डू सम होमवर्क। इट इज अपेरेंट कि वो ही इज बीइंग ट्यूटर्ड, ही इज बीइंग एजुकेटेड, और ये बड़ी गलत बात है, ये अच्छी डायरेक्शन में नहीं लेके जा रही है। राजन जी, आप स्टूडियो में आने से पहले एक बात का जिक्र कर रहे थे कि कन्हैया कम्स फ्रॉम बिहार, उसको आप एलाबोरेट कीजिए थोड़ा सा। तो बिहार से आते हैं और बिहार की हालत कैसे खराब हुई है, ही मस्ट नो इट। लालू जी ने बिहार का क्या हाल कर दिया है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते वो? बीजेपी ने थोड़ी किया ये कोई। आपको क्या लगता है कैप्टन खालिद, आप काफी देर से इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और काफी पैनी निगाह आपने रखी हुई है सारे न्यूज चैनल्स पे, आपने एनालाइज भी किया है, व्हाट इज योर टेक इन दिस? सबसे पहले तो राजन साहब ने जो कहा कि कन्हैया कौन है, कौन था आज से 6 महीना पहले और 6 दिन पहले, कन्हैया एक गुमनाम नॉर्मल आम आदमी इस हिंदुस्तान का नागरिक है, और उसे किसी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई, और वो इसलिए की गई ताकि जेएनयू का माहौल खराब हो सके और ये माहौल को बाकी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इसलिए सारे चैनल्स, सारे मीडिया हाउस, सारे लीडर्स इस पे बटे हुए हैं। ये एक नॉन एंटिटी, एक लेक्चर या एक मुद्दे की बात नहीं है, ये करीब करीब पूरे अस्तित्व की बात है कि एक आदमी को फंसाया जा रहा है। उसने यहां पर से हम लोग में से कोई भी जेएनयू में नहीं था जब उसने क्या बोला नहीं बोला, लेकिन ये बात आज के दिन में करीब करीब सभी लोग मानते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी। ये उस वीडियो में इंसर्ट किया गया। अगर कोई ये कहता है कि उसमें इंसर्ट नहीं किया गया तो आप उसके जो भी प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक टेस्ट हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर यहां पे बैठे हुए हैं, ये बता दें कि साहब उसमें ये चीज डाली गई। सवाल ये नहीं है कि वो क्या बोला, सवाल ये है कि जो 4 स्लोगन्स उसमें डाले गए, किसने डाला, किस स्टूडियो में उसका फेकीकरण किया गया, किस आदमी ने उसको एडिट किया, किसने उसको स्क्रिप्ट किया, कौन उसका मास्टरमाइंड है, आखिर कौन है जो देश में जहर फैला रहा है, और कौन है जो कि दलितों को देशद्रोही के कगार पे लाके खड़ा कर रहा है। देखिए, आपने सबसे शुरू में कहा था देश प्रेम। हिंदुस्तान का देश प्रेम बहुत अजीब है। मैं 17 साल मैंने फौज में नौकरी की है। हिंदुस्तान का देश प्रेम इस चीज से पता चलता है कि आपने हाफ पैंट कितने दिन तक पहन रखा था, आप कितने जोर से पाकिस्तान को गाली दे सकते हो, और अगर पाकिस्तान को नहीं गाली दे सकते हो तो हिंदुस्तान में कुछ लोगों, कुछ कम्युनिटी को आप कितनी गाली दे सकते हो। इससे आप देश प्रेमी हो जाते हो। अब आप तसव्वुर कीजिए, कनाडा की लड़ाई किसी मुल्क से नहीं है, तो एक कनाडा या स्विट्जरलैंड या स्वीडन का नागरिक कैसे देश प्रेमी हो जाएगा, वो किसको गाली देगा। तो क्या हम देश प्रेमी हो सकते हैं बिना किसी को गाली दिए हुए? नहीं। हमारा देश प्रेम जो है नेगेटिव देश प्रेम है। हमारे देश प्रेम में यह है कि जो पाकिस्तान को गाली नहीं देगा वो देश प्रेमी नहीं है। नहीं, हम देश को बहुत मोहब्बत करते हैं और हमको इसके लिए दुनिया में किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। इज इट अ पॉसिबिलिटी या मैं देशद्रोही? खालिद साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जेएनयू के प्रोफेसर, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं वहां के टीचर्स एसोसिएशन के, वो जुड़ गए हैं, लाइन पर हैं। डॉक्टर इश्तियाक जी,
हाँ, आप इस सारी एक्टिविटी को आप देखें, आप खुद जेएनयू से हैं और आप प्रोफेसर हैं वहां पर पे और वाइस प्रेसिडेंट है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? देखिए, सबसे पहली बार मैं माफी चाहूंगा कि मैं ये आपके चैनल को नहीं देख पा रहा हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। मैंने अपने लैपटॉप पे ये लिंक लेने की कोशिश की है चैनल 1 की, लेकिन ये पूरे तौर पे काम नहीं कर रहा है। तो आपकी बातों को या हमारे जो पैनल के मेंबर्स हैं, मैं उनकी बातों को सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बड़ा मुश्किल है कि इस पे यानी कायदे से इस पे अपनी बातों को रखी जाए। फिर भी आप क्या जानना चाहते हैं, आप जो सवाल करें, मैं आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट इन टू। इश्तियाक भाई, कैन यू हियर मी? क्या आप सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। हाँ, तो आप बताइए इस पे आपका क्या टेक है, आपको क्या लगता है कि इस तरह का क्या कोई प्लान, जैसे कैप्टन खालिद बता रहे हैं कि ये एक प्लान कॉन्स्पिरेसी है, डू यू बाय दिस थ्योरी? नो, देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो कुछ हुआ है, ये हम लोग भी इस पे खास तौर पे काफी चिंतित हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो कैंपस में हुआ है, पहली बार इस तरह के हादसा हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही है। वो ये है कि अगर 9 तारीख के इंसिडेंट को देखा जाए तो वो, जहां तक हमारी पूरी नॉलेज है, उसके मुताबिक 5:30 बजे वो इंसिडेंट शुरू होता है और 8:30 बजे तक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में लड़के नारा लगाते हुए या की शक्ल में और काउंटर नारा भी दूसरी तरफ से लगते हुए ये समाप्त हुआ है। इस 1.5 घंटे में तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। कुछ वीडियो में जो देखा गया है, जिसमें कुछ खास लोग जिनका ताल्लुक कैंपस से नहीं है, वो बाहर से थे और कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन लगा रहे हैं और उनकी शनाख्त तब तक हो नहीं पाई है, न पुलिस कर पाई है और न ही कहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कर पाई है। सवाल ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनका बार बार कहना है कि उन लोगों ने ऐसी कोई नारे नहीं लगाए थे और न ही इन लोगों को बुलाए थे। जब ये अगर न बुलाया गया था, न नारा लगा था, तो ये कौन लोग हैं जो आके इस तरह के नारे लगाएं? ये सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है इसमें। अगर इस चीज को तफ्तीश किए हुए हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, और जेएनयू जिस तरीके से इसके खिलाफ प्रचार की जा रही है, ये बातें काबिले कबूल नहीं है। हम भी 25 साल से इस यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, कभी इस तरह के हादसा नहीं हुए। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या चीजों पे बहस करने का जो मामला है या डिस्कशन और डिबेट का जहां तक कल्चर है, वो हमेशा है और रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि कुछ बाहर के एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में अपने चेहरों पे नकाब लगा के नारे लगा रहे हैं। और बहुत सारी जो आपने खुद आप वाकिफ हैं कि जो वीडियो सामने आई हैं, डॉक्टरेट वीडियो सामने आई हैं, तो सवाल ये है कि जब तक ये चीज साबित नहीं हो रहा है, तब तक हम अपने इंस्टीट्यूशन को क्यों बदनाम करें, या हम कैसे मान लें कि ये हमारे स्टूडेंट जो अरेस्ट हुए थे या अरेस्ट हैं अभी, उनका खुद का कहना है कि वो लोग नारे नहीं लगाए इस तरह की, तो ये क्यों इल्जाम जेएनयू पे पूरे तौर पर आयद की जा रही है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ डॉक्टर इश्तियाक, 1 मिनट आपको रुकूंगा मैं। कैप्टन खालिद ने जो बात कही है उसी को इंडोर्स किया डॉक्टर इश्तियाक ने। मैं राजन साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर इस तरह की बात है तो ये तो बहुत ही इट्स अ वेरी सीरियस इशू। राजन जी, देखिए जी, हमारा पॉलिटिकल समाज, राजनीतिक समाज इतना कमजोर है कि एक आदमी, एक स्टूडेंट को रियर किया जाए और वो डिस्टर्ब कर दे, ये बड़ा अफसोस की बात है। इतना कम, वी मस्ट बी इंसुलेटेड अगेंस्ट ऑल दिस हैपनिंग। जेएनयू यूनिवर्सिटी क्या है, यही चलाती है सारे देश की ओपिनियन को। वाई इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए। अगर जेएनयू में गड़बड़ थी, आज नहीं थी, कल नहीं हुई है, ये सालों से थी। राजन भाई देखिए, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जेएनयू में गड़बड़ी थी। अगर गड़बड़ी थी तो देयर इज नो डिफेंस। आप ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैंने देशद्रोही नारा लगाया, तो उसके बाद डिफेंस इज डिफेंसलेस, राइट? लेकिन अगर हमने नारा ही नहीं लगाया और आपने एक वीडियो दिया जिसमें कि नारा लगाते हुए उसके लिप्स के सिंकिंग गलत है, उसकी फोरेंसिक लैब में आपने चेक की, उसमें पता चला कि साहब जो वीडियो के ग्राफ्स हैं, ऑडियो के ग्राफ्स हैं, मिसमैच कर रहे हैं, ये बात आ गई है। किसी ने तो लगाया नारा। नो, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि किसी ने नारा लगाया, उसको पकड़िए, क्योंकि वो नारा जब वीडियो शूट हो रहा था तो नहीं लगाया गया, वो नारा स्टूडियो में लगाया गया। कौन सा स्टूडियो था, कौन सा एडिटर था, कौन सा उसका स्क्रिप्ट राइटर था, कौन सा उसका एक्टर था, किसने उसको मिक्स करके, और फिर ये सोचिए, हम भी वीडियो बना सकते हैं, हम भी फेक वीडियो कर सकते हैं, लेकिन चैनल्स
बड़े बड़े चैनल्स, नेशनल चैनल्स लेकर के उसको दौड़ गए। सबसे ज्यादा हम लोगों ने वही देखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला तो किसने उस स्टूडियो में बोला, क्या मंशा थी, कौन भारत को तोड़ना चाह रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि कन्हैया, उमर, अनिर्बान जेल में रहें या ना रहें। जेएनयू का प्रेसिडेंट और जेएनयू ऐसे 100 जेएनयू कुर्बान, लेकिन यह पता कीजिए कि किसने ये साजिश रची थी। अगर साजिश नहीं रची थी तो कन्हैया को आज जेल में होना चाहिए। अगर उस वीडियो में अगर खामी नहीं थी तो कन्हैया को बेल कभी नहीं मिलता। नहीं, बात यह है जी, कन्हैया को जेल कंडीशनल बेल मिलने के बाद क्या जरूरत थी 1 घंटा भाषण देने की? क्यों? वो भाषण बिल्कुल ट्यूटर्ड था। He touched those points जिनकी जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि अगर वो ट्यूटर्ड था तो वो ट्यूटर लेकर के आइए। वो आदमी अकेला खुद विदाउट पर्ची खड़ा 1.5 घंटा बोला था, कोई ट्यूटर नहीं था। ये उस आदमी का जो जेल में अगर आप किसी को 7 दिन बंद कर देंगे तो वो 2 घंटे के लिए बात कर सकता है। हाँ अभिषेक जी, आप थोड़ा सा बहुत ब्रीफली बताइए कि लीगली इसको हम कैसे देखें। देखिए, मैं अभी तक जो जेएनयू में कन्हैया के भाषण को लेकर जो प्रचार किया गया है, सबसे पहले तो मैं उनको दोषी मानता हूं जो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके की स्टैंड लेकर हमारे देश के अंदर है। अगर हमारे देश में फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जांच उस समय नहीं हुई थी। उस समय यह हुआ था जो देश विरोधी नारे लगे हैं और कन्हैया के द्वारा लगाए गए, उस समय की बात बता रहा हूं। तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी स्टैंड लेके, बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स पार्टी लेके ये चल पड़ने से भाई इन्होंने ये लगा, देश विरोधी नारे लगे, उन्होंने कहा नहीं लगाया। हमारे पास एक पुलिस इंडिपेंडेंट बॉडी है जिससे जांच करानी है। हमारे पास पुलिस के पास कंप्लेंट आ गई, कंप्लेंट आने के बाद पॉलिटिकल पार्टी सॉरी टू कट यू, मैं अब बीच में आपको रोक रहा हूं, अभी एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। अब ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे और मोहित से भी बात करेंगे कि इसने कवरेज के दौरान क्या देखा और स्टूडेंट से इनकी क्या बातचीत हुई। एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कोई सताए हमें बताए। बेल ग्रांट करी है 6 मंथ के लिए, उसे जो पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है उसके रिपोर्ट आनी है, 3 महीने के अंदर आ जाती है। बेल ग्रांट है 6 मंथ के लिए, उससे टाइम ड्यूरेशन है, वो आ जाएगी उसके बीच में। सबसे पहली बात है, जे कन्हैया को इतना बड़ा जो हीरो बनाया गया, ये इतने बड़ा हीरो के उसमें नहीं था और इतनी बड़ी हाईलाइटेड मैटर भी ये नहीं होती। सबसे पहले FIR रजिस्टर्ड हुई थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आई थी। उस पर क्या होता, पुलिस अपनी इंक्वायरी करती प्रीलिमिनरी क्या देश विरोधी नारे कन्हैया ने लगाए हैं नहीं लगाए हैं। जैसे कोर्ट में आ गया था जो 2 CD वैसी है, डॉक्यूमेंट्स है जो भी। उसके बाद आज ये चीजें निकल के आ रही है, ये 2 CD फेंक निकल के आई जी, 3 सीडीओ में ऐसा नहीं है, देश विरोधी नारे नहीं लगे हैं। कोर्ट ने एक अपनी विचार व्यक्त की, जब प्रेसिडेंट होने के नाते वहां पे देश विरोधी नारे लगे हैं तो इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये बात ठीक है, कोर्ट की अपनी विचार थी। देश में अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, ये सभी जानते हैं इस बात को। जो देश का शीर्ष होता है, जिसको लीडिंग करता है, उसके ऊपर ये चीजें आती है। मगर आज के डेट में मैं ये कहूं, जो देश विरोधी नारे अगर कन्हैया की नहीं आई तो क्या पुलिस को 182 की प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी जिसने FIR रजिस्टर्ड कराई है उसके अगेंस्ट। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये हिदायत दे दी है जितनी भी CD है उसकी FLC जांच होनी चाहिए। जांच होके आएगी, आने के बाद चार्जशीट आएगा, सबकी एविडेंस है, उसके बाद ही उस पर कोई दोष आरोपण लगाया जा सकता है कि ये देश विरोधी नारे लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। जिन लोगों ने ये बातें कही है कि देश विरोधी नारे उसने लगाए हैं, अगर वो निर्दोष साबित होता है तो उसके पास ये राइट है कि वो मनहानि का ही मुकदमा फाइल करेगा। उनसे अपनी मनहानि की रेमेडी भी ले सकता है, क्रिमिनल और सिविल दोनों में प्रोसीजर है उसकी। केवल एक स्टूडेंट को धार बना के पॉलिटिकल पार्टी 2 पार्टों में बट गई, कांग्रेस अलग हो गई, बीजेपी अलग हो गई, और एक स्टूडेंट को बदनाम किया गया, यंग जनरेशन को बदनाम किया गया। इस तरीके की गंदी खेल इस देश की राजनीतिकवादियों को नहीं खेलनी चाहिए, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन लेनी चाहिए। अगर इस तरीके की बात हुई है, 6 महीने का टाइम है, इंटरिम बेल है, पुलिस का देखते हैं कहां तक इंट्रोगेशन निकल के आती है, उसके खिलाफ देखते हैं फिर क्या एक्शन होनी चाहिए कि कोर्ट लेगी उनके खिलाफ एक्शन। उनको कन्हैया कुमार को जेल से बेल मिलने के बाद इतनी बड़ी स्पीच देने की जरूरत क्या थी?
स्टार्ट उन्होंने किया जी मैटर सब्सिडी से मैं कुछ नहीं बोलूंगा। राजन जी उसके बाद वो सब कुछ बोल रहे हैं। राजन जी ये भी बात कह रहे हैं जी डॉक्टर था, ये भी कह रहे हैं जी मैं निर्दोष था उसको। अरे आप जब सब्सिडीज मैटर आप चुप रहिए ना, व्हाई यू आर गिविंग इंस्टिगेटिंग स्पीच। मिस्टर राजन एक मिनट मोहित, यस मैं तुम्ही पे मोहित काफी देर से बैठा हुआ है क्योंकि ये खुद एक यूथ है, एक स्टूडेंट है और ये रिपोर्टिंग भी किया एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट। मोहित तुम क्या सोचते हो, क्या है, क्या फीलिंग है इन स्टूडेंट्स के बीच में? देखिए सबसे बड़ी बात मैं सबसे पहले अपनी ये रखना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट जो होता है। हाँ जी हेलो, अच्छा हाँ एक मिनट मोहित, सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंद्रेश जी हेलो। हेलो हाँ इंद्रेश जी नमस्कार, वेलकम टू चैनल 1। इरफान बोल रहा हूँ। इरफान नमस्कार जी, जय हिंद। हम जय हिंद जय हिंद। इसी इशू को डिस्कस किया जा रहा है कि कन्हैया ने जो कुछ कहा या जैसे भी सारी चीजें हुई, आपका क्या कहना है? आप एक बड़े नेता हैं और कश्मीर में खास तौर पे आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तो आप इस सारी चीजों को किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है कि जेएनयू के अंदर तो उसके नेतृत्व में या उसकी उपस्थिति में जो कुछ हुआ वो ये कहें कि उसके लिए वो कसूरवार नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जेएनयू के अंदर और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर अगर मकबूल को, याकूब को और अफजल को हीरो माना जाए, तो जो मानवता के हत्यारे हैं जिन्होंने आम आदमी का कत्ल किया है, तो इसका अर्थ यह है कि जो उनको हीरो मानेगा, कल ऐसे लोग कहीं भी खड़े हुए और उन्होंने 10-20-50 लोगों को मारा, तो क्या देश ऐसे हत्यारों को और मानवता ऐसे हत्यारों को अपना नेता स्वीकार करेगी या आइकॉन स्वीकार करेगी? तो फिर तो सब स्थानों पर केवल अपराधियों का राज होगा और केवल शैतान का नाच होगा। कोई क्वेश्चन? इसलिए ये बहुत जरूरी है ठीक ढंग से सोचना कि ठीक क्या है और गलत क्या है। इंद्रेश जी हमारे स्टूडियो में कैप्टन खालिद बैठे हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जरूर पूछेंगे। कैप्टन खालिद जी। इंद्रेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो कि आपने कौम दे हीरे पंजाब में एक मूवी बनी है, आपको इसके बारे में पता है क्या? कौम दे हीरे। हाँ जी। इंदिरा गांधी के असैसिन्स को कौम के हीरे बता करके मूवी बनी है, जिसे हाँ जी उसको बनाने वाले साई सिने प्रोडक्शंस, उसमें काम करने वाले एक्टर्स, उसके लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर्स, क्या वो इंदिरा गांधी के हथियारों को ग्लोरीफाई करके कौम के हीरे बना करके पूरी की पूरी 3 घंटे की मूवी बना दी? उसमें तो कुछ नहीं हुआ, वो पूरी दुनिया में चल रही है, आप टॉरेंट पे डाउनलोड कर लें। आप बहुत गलत फहमी में हैं। आप कह रहे हैं उस पर कुछ नहीं कहा, तो आपको किसी ने रोका है कि आप उसको कहिए कि वो गलत है? नहीं साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा क्या कहना है कि आप सैनिक है ना, देश के नागरिक हैं। मेरा क्या कहना है कि ऐसे हर चीज को कंडेम करना आपका फर्ज बनता है। देखिए, हिंसा और अंदरूनी हिंसा कभी समस्याओं का समाधान नहीं होती है। राष्ट्रीयता और अपराध भी कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, वो किसी के भी द्वारा हो। इसलिए जब आप ये कहते हैं कि उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मेरा क्या कहना है कि कहीं पर कुछ गलत हुआ, अगर मान लो आप जैसों ने भी टिप्पणी नहीं की, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब वो गलत हो रहा था और आप मुझे बता रहे हैं कि पंजाब में ऐसा किया, तो आपने टिप्पणी क्यों नहीं की? आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसी सब चीजों पर टिप्पणी करें। अगर नहीं करते हैं तो आप भी अपराध में सम्मिलित माने जाएंगे, या आपने साइलेंटली अपराध होने दिया और अपना कर्तव्य नहीं किया, ये माना जाएगा। और इसलिए ये काउंटर क्वेश्चन आने के लिए ये आना चाहिए, ऐसी जहां जहां भी हिंसाओं को और सम्मान किया जाता है, तो वो देश के हित में नहीं है, मानवता में नहीं है।
ये बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल साहब, आप ये बताएं कि कन्हैया कुमार के केस में ऐसा प्रतीत होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से कि जो देश विरोधी नारे का ऑडियो है वो फेक था और उसे वीडियो में ऐसा है शामिल कि किया गया। आप गलतफहमी में हैं। जी, कोई भी किसी क्राइम के और चीजें छुपा दे और कहे कि ये नहीं लगे, गलत है। नहीं सर, मुझे सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए कि यदि ये प्रूव हो जाता है कि जो वीडियो जिसके आधार पे आज हम जेएनयू और कन्हैया कुमार को जो भी कह रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो जो उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल नारे थे वो फेक थे, तो क्या जिन लोगों ने वो नारे उस वीडियो में डाले थे, क्या उनके खिलाफ देश विरोधी कार्य, देशद्रोह का चार्ज लगाने के लिए आप सहमत होंगे और आपका डिमांड होगा? कैप्टन साहब, वो कनेक्शन वो मैं हो थोड़ा गया। सा वो एक मिनट अभिषेक जी, ये मोहित कुछ कह रहा था, इससे ले लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। हाँ मोहित, बोलो क्या कह रहे थे? देखिए, जिस तरीके से आपने सवाल उठाया था कि बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए रिपोर्टर, मैं क्या सोचता हूँ, स्टूडेंट वहाँ के क्या सोच रहे थे, तो सबसे पहले मैं कुछ सारे पॉइंट रखना चाहूँगा। मैंने कई सारी यूनिवर्सिटी का मैंने विजिट किया, वहाँ जाके मैंने उनसे सवालात किए, मैंने उनसे पूछा क्या इस तरीके की जो गतिविधियाँ थी, जो वहाँ के स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो बाहर के हों चाहे वो उसी यूनिवर्सिटी के हों, क्या वो सही था? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, मैंने उनसे जानने की कोशिश की क्या जिस तरीके से कन्हैया को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है क्या वो सही है? नंबर तीन, मैंने बात की कि जो पॉलिटिकल जिस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है क्या वो सही है? तो कई सारे सवालों के जवाब भी निकल कर सामने आए। नंबर एक बात, जो पहला जवाब जो मुझे मिला कि बतौर एक स्टूडेंट, अगर जो कन्हैया है वो वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो उनसे ताल्लुक़ रखता है, एक जो पार्टी इसी पे जिसके तहत वो आता है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसका यूथ संगठन है AISF, तो वहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप वहाँ के प्रेसिडेंट थे, आपके रहते हुए वहाँ पर ये रैली की गई। अब ये बात की बात है कि उसके वीडियो में इन सब चीज़ों को इंसर्ट किया गया, बाद में उसमें एडिटिंग की गई, नारे बाद में आए, नारे कहाँ से आए, नारे किसने लगाए, ये सवाल नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि अगर उस वक्त भी कुछ नारे लगाए गए थे, वो आज़ादी के नारे होते, वो आखिर क्यों? कि आप अपने आजाद देश में, आजाद मुल्क में, क्या आप आजाद नहीं है? और ये तब की बात नहीं, बात अब की है। बात अभी भी मैं कह रहा हूं कि आजाद फिर भी जब कन्हैया को जब बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद उसका सभी टीवी चैनल्स पे, सभी खबरिया चैनल ने उस चीज को दिखाया, हम सभी ने देखा कि उसने फिर भी आजादी की मांग की। अरे किस चीज की आपको आजादी चाहिए? आप कह रहे हैं भुखमरी से मुझे आजादी चाहिए, मुझे भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए। क्या ये सभी आजादी इसी जो सरकार अब जब से सत्ता परिवर्तन हुआ तभी ये सब चीजें सामने निकल कर क्यों नहीं आई? क्या ये चीज जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय क्या देश में भ्रष्टाचार नहीं था? उस समय क्या इसमें गरीबी नहीं थी? उस समय क्या भुखमरी नहीं थी? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां के प्रेसिडेंट हैं और आपके तत्वाधान में इस तरीके की चीजें अगर होती हैं तो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और यही बात जब कन्हैया को बेल देने से पहले जो जस्टिस प्रतिभा रानी थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कन्हैया वहां पर अगर वहां पर मौजूद था तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरीके की चीजों को रोके, और उसने ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाया? इसी के बाबत उसकी गिरफ्तारी की गई। जी सॉरी, आई नीड टू इंटरप्ट हियर प्लीज। मुझे जहां तक पब्लिक माध्यम से खबर है कि वहां पर पुलिस भी थी जी, मौजूद थी जब ये चल रहा था जी। क्या पुलिस ने रोकने की कार्रवाई? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। स्पीच में क्या हो रहा है वो नहीं होता। नहीं, सवाल ये है, इंटेलेक्चुअली इंटरफेयर नहीं कर सकती। सर, सवाल ये है कि अगर देश विरोधी नारे लग रहे थे तो क्या पुलिस ने इंटरफेयर किया वहां पर, या पुलिस ने कहा कि हमने सुना और हमने जान करके इंटरफेयर नहीं किया? बिल्कुल चुप है पुलिस इस मामले में। किसी का एविडेंस, किसी पुलिस वहां ड्यूटी पे थी। तो किसने इंटरफेयर किया? मैं एक लाइन नहीं, मैं इसका अगर बड़ी अभिषेक बढ़िया सा क्वेश्चन से डिबेट में निकल के आया है। एक बाहर का आदमी आके कंप्लेंट दे रहा है जो जेएनयू में देश विरोधी नारे लग रहे हैं। क्या उस पूरे जेएनयू में देशभक्ति के लोग नहीं थे? क्या हमारे इंडियन लोग नहीं थे? क्या उस जेएनयू से कोई एक व्यक्ति निकल के क्यों नहीं पुलिस में ये कंप्लेंट करी कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लग रहे थे? क्या वहां पुलिस, अगर जैसे कैप्टन जी ने कहा जब पुलिस मौजूद थी, पुलिस को लॉ एंड मेंटेन करने के लिए अगर कोई भी ऐसी चीज देश विरोधी गतिविधि चल रही थी, फौरन सो मोटो ले सकती थी, वहां रोक सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे एक कंप्लेंट, मैं फिर भी उस बात को रिपीट करूंगा, जब एक कंप्लेंट आई थी और कंप्लेंट आने के बाद मीडिया ने भी अपनी
दिखाने लग गए, ये देश विरोधी नारे लग रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग स्टेटमेंट देने लग गए, मैं कन्हैया के फेवर में हूं, मैं कन्हैया के एंगेस्ट हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो वो थोड़े देर अपने जबान को क्यों ना बंद कर लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रोटी सेकने के बजाय अपने घर क्यों ना बैठ गए, क्योंकि पुलिस एक इंडिपेंडेंट पावर थी, उसे क्यों ना इंक्वायरी करने दी गई। जो आज 2 सीडी निकल के आई है, कल हो सकता है 4 निकल के आए, हो सकता है ना भी निकल के आए। आज जो देश में जो स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट थे, हम भी पढ़ के आए हैं, जो हमारे खिलाफ लोग सोच रहे हैं, जो स्टूडेंटों के खिलाफ व्यू चेंज हुए हैं लोगों का, उसका जिम्मेवार कौन होगा। जैसे वो कहा गया, जब प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी जवाबदेही थी, जो देश विरोधी नारे लग रहे थे। क्या रेल मंत्री जो बने हुए हैं, रेल की दुर्घटना होती है तो क्या मर्डर का केस रेल मंत्री के खिलाफ चलाई जाएगी? देश के प्रधानमंत्री है, देश में टेररिज्म हो रहे हैं, क्या टेररिज्म एंगेस्ट जो है, क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा? ऐसा नहीं है। विचारधारा रखने का हर एक व्यक्ति को राइट है, विचारधारा रख सकता है। विचारधारा में हमेशा स्टूडेंटों का डिबेट प्रोग्राम रहा है, जेएनयू में रिसर्चर सब्जेक्ट रही है। हर एक स्टूडेंटों का राइट है, हर एक पब्लिक को भी राइट है जो अपना विचारधारा रख सकती है। विचारधारा रखने पे देशद्रोह का कोई सेक्शन नहीं लगता। एंटी टेररिज्म, एंटी इंडियन नारे लगे हैं, उसमें सेक्शन 124 ये काउंट होती है। उसको देखना है जो कन्हैया पे वो धारा अट्रैक्ट होती है या नहीं होती है। उस पे इंट्रोगेशन पेंडिंग है, उसको देखते हैं। 4 सीट आ जाती है, 4 सीट में दोनों अभिषेक जी पॉलिटिक्स मैं एक चीज, 12 तारीख को उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद 13 तारीख को उसके खिलाफ एक केस भी रजिस्टर्ड कर दिया गया। सवाल ये उठता है वहां पर कि इन सबों के बीच में अगर बात कर रहे हैं कि आप देश विरोधी नारों की बात हुई, तो अगर ऐसा कुछ नहीं था, क्यों अनिर्वाण भट्टाचार्य पुलिस से भागते हुए घूम रहा था? क्यों वहां पर रामन नागा उसके बाद भागता हुआ घूम रहा था? क्यों वहां पर, क्योंकि वो पुलिस से डरता है। नहीं, इरफान जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इसी वक्त, एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूंगा। पुलिस से कौन डरता है? सवाल ये उठता है, पुलिस से कौन डरता है? पुलिस से कौन डरता है? जी, पुलिस से सारे लोग डरते हैं। जिसने गुनाह किया। यादव जी नहीं साहब, एक सेकंड प्लीज। सुबोध यादव जी, हेलो सुबोध यादव जी, हेलो। हाँ जी, सुबोध यादव जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। हाँ नमस्कार, मैं इरफान शेख बोल रहा हूँ चैनल 1 से। हाँ जी, ये जो सारा मसला हुआ है जेएनयू को लेकर के और जो ये स्टूडेंट का अनरेस्ट देखा जा रहा है, आप इस सारी चीजों को किस नजर से देखते हैं? आपका क्या अपना ओपिनियन है? देखिए जी, जो ये मसला हुआ है, ये देश के लिए बड़ा शर्मनाक तरीके से हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में जी। और दूसरी बात, जो भी इसमें दोषी लोग हैं जी, उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। इसमें राजनीतिक दल जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इन्हें नहीं बल्कि न्याय संगत जो भी बात होती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, इन सबसे ही सलाह लेके जो भी उचित है इंक्वायरी करनी चाहिए जी, और जो उचित है वही कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनको इस तरीके से पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर मेरे पास। अच्छा, फिर आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं हम। हाँ जी, आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा जी, कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे थे इस मसले पर? सबसे पहले तो स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन सा पॉलिटिशियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उभर कर नहीं आया है? अच्छा, एक बात समझ लेनी चाहिए कि जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है, हजारों यूनिवर्सिटी में से एक है, और ये हमारे विद्यार्थी समुदाय को जेएनयू रिप्रेजेंट नहीं करती। ये बात समझ लीजिए। ये बात अगर जेएनयू को इतना बड़ा हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंस भाई। जेएनयू हमारे एक मॉइस का सेंटर है, सबको मालूम है, लेफ्टिस्ट का सेंटर है, सबको मालूम है। नहीं साहब, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको ये चीज वापस लेनी होगी, क्योंकि मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान का हर फौजी ऑफिसर जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़ता है वो जेएनयू की डिग्री पे आता है। अरे साहब, मैं बताता हूँ, जेएनयू बहुत बड़ी चीज है। तो खाली साहब मैं जेएनयूआइट हूँ। जरूरत क्यों पड़ गई? कई सारे आपके ही फौजी भाई उन्होंने डिग्री लौटाने की बात क्यों कर दी थी? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने दुख हुआ कि हमारे जेएनयू के ही लोग किस तरीके की एक लाइन में जवाब दे दूंगा। मैं एक लाइन में जवाब, क्या हम इस देश के नागरिक हैं? हम इस देश में पैदा हुए, हमने यहाँ की सिटीजनशिप
जन्म से ली, हमने भारतीय संविधान को फॉलो किया। क्या हमें ये जो 5 साल की गवर्नमेंट आती है, जो 5 साल में इलेक्ट होके आते हैं, क्या हमें ये सिखाएंगे जब भारत माता की जय बोलनी है? ये सिखाएंगे जब वंदे मातरम बोलो? क्या ये कहेंगे जब आप हिंदूवादी, चलो आप मुसलमानी? क्या हमारी जो इंडिया है केवल एक हिंदूवाद थोड़ी ना है, इसमें हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, हर एक के लिए अलग अलग डिफाइंड किया गया भारतीय संविधान में। क्या आप आके ये कहेंगे जो नहीं आप हिंदू है वंदे मातरम बोलना है? इस स्थिति पर कौन अपनी आवाज नहीं लौटाए? क्या हम इस देश में रह के ये सोच रहे हैं क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है अपना विचार रखने का? हमें अपने गवर्नमेंट से कुछ मांगने का अधिकार नहीं है? तो क्यों हम इस देश में रह रहे हैं? अवार्ड, अभिषेक जी, अवार्ड वापसी हुई थी इसलिए कि इस तरीके की गतिविधियों में अगर वहां का जो प्रेसिडेंट है वो शामिल है, वहां के स्टूडेंट शामिल है, इस चीज से दुखी होकर अवार्ड लौटाने की बात। मोहित, मैं आपको ये बोल रहा हूं, जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि जेएनयू के कैंपस में जेएनयू के ऑर्गेनाइजेशंस ने एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए, मैं भी अपनी डिग्री वापस करूंगा। और अगर नहीं लगाए और किसी ने उनको फंसाने की कोशिश की तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। डिफेमेशन का ऑप्शन है उनके पास? नो, जब आप 4 झंपे लगा रहे हैं सेडिशन का, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का, तो डिफेमेशन किधर? उसके ऊपर सेडिशन का लगाइए, उसको फांसी दीजिए, उसको गोली मारिए। कैप्टन साहब, जब आप मुझे सजाए मौत के लिए फंसा रहे हैं और आपकी कॉन्स्पिरेसी हैज ब्लोन इन योर फेस। आज से 1 घंटा प्रधानमंत्री जी बोले लोकसभा में, जेएनयू के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मामला गड़बड़ है। और मामला इसमें, अब आप ये बताइए कि एक ट्वीट आया था, हाफिज सईद के डेड अकाउंट से फेक ट्वीट आया था, राइट? फेक ट्वीट आया, मामला खत्म नहीं। जिसने फेक ट्वीट भेजा था उसको जेल में बंद करो, उसके ऊपर सेडिशन लगाओ। कौन हाफिज सईद बन करके हिंदुस्तान तोड़ रहा है? हिंदुस्तान का वातावरण जहरीला हो गया है। आपको मैं बता देता हूं कि कन्हैया केस में क्या हुआ। अभी तक देशद्रोही होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, आपको मुसलमान होना जरूरी था। यह सरकार और लास्ट के 1.5 साल में दलितों को इसमें शामिल किया जा रहा है। ये उसकी लड़ाई है। उमर खालिद जेल में है, वो देशद्रोही तो हो सकता है, लेकिन अनिर्बान और इसको हो रहा है, उसका दर्द है। पूरा मीडिया खड़ा हो गया है। कल को एक कोई था वो टुंडा, उसको सरकार ने हाई कोर्ट में बरी कर दिया। अब्दुल करीम टुंडा, ये आपने तर्क दिया ना कि जेएनयू तो टॉप की, वहां फौजी पढ़ते हैं तो इसलिए टॉप की है। नो, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट पैदा किए हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं। खालिद साहब कह रहे हैं कि अभी तक जो देशद्रोही की बात कहा कि रॉन्ग एलिमेंट्स। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब एससी/एसटी को टारगेट मैं ये कह रहा हूं रोहित विमुला आग वहां से लगी है। रोहित विमुला के केस में रिटन लेटर है जिसमें लिखा गया है कि ये और इनके साथी वहां पे एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। और उसके बाद इधर आया ये मामला यहां से गंभीर हो गया। अगर ये कन्हैया कुमार के जगह अगर सिर्फ उमर खालिद होता, ना हम बात कर रहे होते क्योंकि मैं डरता हूं, ना आप बात कर रहे होते क्योंकि उमर खालिद तो देशद्रोही हो सकता है। नहीं, मैं इस पे कहूंगा उमर खालिद को भी देशद्रोही मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक उसके खिलाफ कुछ निकल के नहीं आ जाती तब तक उमर खालिद को भी देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। अभी भी है, उसके बाद आपने बैरूनी मिल्क को भी बात किया, बैरूनी मिल्क 6 महीना जेल में जांचा है, परखा है। मैं उसी वक्त अनिर्वाण भट्टाचार्य आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें तो एससी/एसटी वाली कोई बात नहीं आती। मैं एक्चुअली यहाँ पे राजन जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि एक लोकसभा में स्पीच दे रहे थे सुगतो बोस, वो ये कह रहे थे कि यूनिवर्सिटीज में करीब 21 बच्चों ने आत्महत्या की, 21 स्टूडेंट्स ने, जिसमें कि 12 दलित हैं, उसमें एक मुस्लिम बताया गया और उसमें माइनॉरिटीज दिखाया गया ज्यादातर। तो क्या लगता है ये ट्रेंड क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, 21 ने अगर आत्महत्या की है, इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्यों किया है, किस सरकमस्टेंस में, किस वजह से किया है? दलित काफी, मतलब 12 दलित हैं। 12 दलित हैं, 12 दलित ने क्यों किया? गरीबी है, क्या है, उसको तंग किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, या क्या रीजन है, ये तो जानना पड़ेगा ना। इसमें यूनिवर्सिटी को तो चार्ज लगाने वाले इसमें सरकार को चार्ज तो नहीं दे सकते ना कि सरकार जिम्मेदार है। राजन साहब, अगर कोई आत्महत्या करता है, वेदर वो स्टूडेंट है या फार्मर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है
या बिजनेस में, उसके लिए सरकार जिम्मेदार कैसे हो सकती है? देखिए, मैं आत्महत्या की एक बातें कर दूं जो अजय राजन जी ने कहा है। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है जब मैं गरीबी से मर रहा हूं और सरकार इसकी जिम्मेवार है क्योंकि हमें उस पर्याप्त मुहैया नहीं प्राप्त करी है, क्या 306 का सेक्शन क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगेगी सोसाइटी में? ये एक बहुत डिफरेंट मैटर्स हैं जो इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जी रहे हैं। इसमें मैं उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में किस लिहाज से, किस कारण, किस उद्देश्य से वो मरे, क्या रीजन था उनका, वो एक अलग पार्ट है। मेन पार्ट हमारा है जेएनयू, जो कन्हैया क्या देशद्रोह है या नहीं है, क्या देशद्रोह के नारे लगे थे या नहीं। अभिषेक जी, अब टाइम एक्चुअली होता जा रहा है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इसलिए अल्टीमेटली इस बात पे हम इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं कि जो कुछ भी हो, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना और इस चीज़ को वो कंटिन्यूटी में रखें, और बेहतर यही हो कि पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज़ को भुनाने की कोशिश ना करें। बड़ा सेंसिटिव मैटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फुटप्रिंट्स चैनल्स के जाते हैं 65-75 कंट्रीज में, और वहाँ पे हिंदुस्तान का जो इमेज है, उसकी जो जिस बात की पहल कर रहे हैं हमारे मोदी साहब, मल्टीनेशनल कंपनीज को लाने की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारा इमेज खराब हो रहा है हिंदुस्तान का। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे पकड़े गए हैं, इसको भुलाने की बात ना करें। ये यहाँ पर पकड़ ली गई है और ये सारे के सारे लोग जानते हैं कि मामला पकड़े, और इसको सस्ते में छूटना नहीं चाहिए। बेसिक बात वीडियो भेजी गई, उसकी जांच, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है, और जब जांच सामने निकल कर आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा। इस चर्चा को आज हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी प्रोग्राम समाप्त हो चुका। अगली बार हम लोग फिर एक साथ मुलाकात करेंगे, किसी और एपिसोड के साथ, किसी और बात पे चर्चा होगी। तब तक आप देखते रहें कोई सताए हमें बताए चैनल 1 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।